नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए। प्रजातंत्र में जब तक चर्चा ना हो, विचार विमर्श ना हो, तब तक आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, ना ही उसका समाधान निकाल सकते हैं। ऐसा ही कांग्रेस पार्टी ने किया। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें चर्चाएं हुई कि कहां उनसे चूक हुई, कहां उनसे गलती हो गई, वो कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से वो हरियाणा हार गए और महाराष्ट्र भी हार गए। हरियाणा की अगर बात की जाए तो तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस की हार हुई और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। मेरा एक सवाल है कांग्रेस से कि आप हरियाणा हारते ही ये चर्चा, ये समीक्षा क्यों नहीं की? आपने तभी ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद उनकी हार हुई और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई? अगर चर्चा आपने उसी समय कर ली होती, हार की समीक्षा अगर उसी समय कर ली होती, तो शायद महाराष्ट्र आपके हाथ से न निकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के चुनावी रैलियों में यह साफ कह दिया था, यह साफ कर दिया था कि जिस तरह या जिन परिस्थितियों में या हर बार जो हमने इस्तेमाल किया हरियाणा जीतने के लिए, हम महाराष्ट्र भी वैसे ही जीतेंगे। महायुति की सरकार जब बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। साथियों, मैंने इस बार झारखंड का चुनाव भी देखा है, महाराष्ट्र का चुनाव भी देखा है और मैं कुछ दिन पहले हरियाणा के चुनाव को भी देख रहा था। हरियाणा ने जिस प्रकार से कांग्रेस की सारी योजनाओं को चकनाचूर कर दिया, उनके सारे सपनों को तहस नहस कर दिया, जितने मुद्दे उन्होंने उठाए, हर मुद्दे को हरियाणा के लोगों ने करारा जवाब दिया। और मैं कह सकता हूं, झारखंड और महाराष्ट्र में भी हरियाणा से भी ज्यादा करारा जवाब ये महाआघाड़ी वालों को मिलने वाला है। अगर आपने समीक्षा कर ली होती, जीत के वजूहात को जान लिया होता, तो शायद नरेंद्र मोदी ये बात न कह रहे होते। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह अच्छी तरह से पता था कि आपने इसकी कोई समीक्षा नहीं की है, आपने इन तमाम तर वजूहात को जानने की कोशिश तक नहीं की। इसलिए हम महाराष्ट्र में भी वही एक्सपेरिमेंट करके चुनाव जीत सकते हैं और जीत गए। अब आप उसकी समीक्षा कर रहे हैं, अब आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जवाब तलब किया है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। ईवीएम का भी मुद्दा उठा। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नजरअंदाज किया। आज सुबह हमने हमारे 3 वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी, रमेश चन्नीतला जी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लंबा खत लिखा है, सारी शिकायतें दी हैं और सोमवार को हमने समय मांगा है इलेक्शन कमीशन से, उनको और अवगत कराएं।
तो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा और वो धर्म है निष्पक्ष चुनाव कराना। आज जो सर्वसम्मति से सब लोग कह रहे थे चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही है। 100% वीवीपैट होना जरूरी था। मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई, कैसे हो गई? क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय सिर्फ 5-6 महीने का ही गैप है लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के बीच में, तो फिर मतदाता सूची में इतनी बड़ी गड़बड़ी या इतने ज्यादा वोटर्स कहां से ऐड हो गए? ये सब सवाल जो आपने आज पूछा है महाराष्ट्र हारने के बाद, अगर आपने समीक्षा कर ली होती और ये सब जानकारी हासिल कर ली होती और ये सवाल तभी आपने डाले होते चुनाव आयोग के ऊपर और महाराष्ट्र चुनाव से पहले उसका जवाब आप तलब करते, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। चलिए, ये तो बात हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की या कांग्रेस पार्टी के इंडिया लाइंस की। अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक्सपेरिमेंट किया है सत्ता में आने के लिए, सत्ता को बनाए रखने के लिए। आपको याद होगा कि किस तरह और वो कौन सा मुद्दा था जिस मुद्दे के बल पर, जिस एक्सपेरिमेंट के बल पर भारतीय जनता पार्टी 2 से 200 और 300 तक पहुंच गई। और उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी जिंदा रखना चाहती, समय समय पर उसे उठाती भी रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जो कामयाबी मिली है वो इसी मुद्दे पर मिली। प्रमाण के तौर पर संभल के मस्जिद का जो मुद्दा है वो कुछ इसी तरह का है। सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। यानी जिस एक्सपेरिमेंट के बल पर भारतीय जनता पार्टी 2 से 300 तक पहुंची, उसे या उस एक्सपेरिमेंट को वो जिंदा रखना चाहती। हाल ही में उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यवस्थित प्रयास, पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के अक्षरशः और भावना के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराने के बाद जिसका भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेशर्मी से उल्लंघन किया जा रहा है। अगर संभल के मामले में फेल हो गए तो और भी कई सारी मस्जिद हैं जहां वो सवाल उठाते रहे हैं और उठा सकते हैं। मुद्दा बनना चाहिए। मस्जिद रहेगी, टूटेगी, सर्वे होगा, क्या होगा उससे मतलब नहीं, बस एक मुद्दा बना रहना चाहिए जिस मुद्दे के बल पर वो चुनाव जीतते रहे।
हालांकि राजनीतिक जो पार्टी हैं उनका लक्ष्य क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का चुनावी प्रक्रिया में जाना और जीत के सत्ता हासिल करना। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, उस एक्सपेरिमेंट के बल पर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेती है और जीत के सत्ता में पहुंच जाती है। हालांकि एक एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने भी किया। आपको याद होगा 2014 और 2019 में कांग्रेस की हालत क्या थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जनसंपर्क का। उसके तहत राहुल गांधी ने पदयात्रा की। उसका फायदा मिला उनको, वो तकरीबन सेंचुरी मारी उन्होंने लोकसभा चुनाव, एक सीट रह गई, 99 पे तो पहुंचे ही, लेकिन वो 99 के फेर में फंस गए। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने फिर अगले 2029 में सोचा या सोच रहे होंगे कि 2029 में फिर जनसंपर्क किया जाएगा। उनको ये जारी रखना चाहिए था। ये कामयाब एक्सपेरिमेंट है उनका। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामयाब एक्सपेरिमेंट को, जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसने, उसको जारी रखा है और वक्त वक्त पे उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, जो हमें और आपको दिखता भी रहता है। तो शायद हो सकता है, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि ईवीएम के खिलाफ जनसंपर्क अभियान के तहत राहुल गांधी सड़कों पे उतरेंगे। आज जो सर्वसम्मति से सब लोग कह रहे थे चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही है, और जब जन आंदोलन की बात की गई है प्रस्ताव में, वो जन आंदोलन है। रास्ते पर उठेंगे, निकलेंगे, आंदोलन होगा, रैलियां होंगी। इंतजार कीजिए, वो समय कब आता है, कब वो सड़क पे उतरेंगे। यही बात खड़गे साहब ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बताया कि आप क्षेत्र में रहें, संपर्क बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें, और ये जो आपसी मतभेद है या मनभेद है उससे दूर रहें। इसकी चर्चा ना करें मीडिया में या लोगों के बीच, उससे पार्टी का नुकसान होता है। ये कह रहे थे, जनसंपर्क की बात कर रहे थे, क्योंकि जब तक आप जनसंपर्क में हैं, आप अपनी बात एक एक व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, आप लोगों से पर्सनली जाके मुलाकात कर रहे हैं, तभी उसका असर दिखता है। हमने देखा लोकसभा चुनाव में जिस तरह की हार महाराष्ट्र में एनडीए की हुई, भारतीय जनता पार्टी की हुई, उनके ऑब्जर्वर आए यहां और वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे, पत्रकारों से मिल रहे थे, हार की जो वजह है वो जानने की कोशिश कर रहे थे, नोटबुक पे नोट कर रहे थे, नोट डाउन करके इतनी मेहनत कर रहे थे। और ऊपर से एक्सपेरिमेंट भी उनका चल रहा था, जिसकी शुरुआत हरियाणा से की उन्होंने। कहते तो हैं लोग कि लोकसभा चुनाव में भी की, लेकिन शायद वो उतना कामयाब नहीं रहा। लोगों का तो यही कहना था, बहुत सारे जो राजनीति के जानकार हैं उनका यही कहना था कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जारी था, फायदा हुआ उससे। उसकी जो वानगी थी वो यही थी कि वोटिंग परसेंटेज ही नहीं आया लंबे समय तक, और जब आया भी तो पता नहीं किस तरह का इतना उसमें कंफ्यूजन था कि लोगों के समझ में भी नहीं आया। उसका जो सफल एक्सपेरिमेंट है वो हरियाणा में हो गया और महाराष्ट्र में हो गया।
तो खैर, इसके अलावा वो एक्सपेरिमेंट कहें, जनसंपर्क कहें, अपनी मेहनत कहें, या एक राजनीतिक पार्टी का जो लक्ष्य होता है सत्ता हासिल करना चुनावी प्रक्रिया के जरिए, वो बम्पर जीत के साथ हासिल कर ली एनडीए ने महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हुआ और उनके साथ जो पार्टियां थी जिनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी सीट जीत सकते हैं, उन्होंने भी बम्पर जीत हासिल की। यानी एकनाथ शिंदे अपनी ही पार्टी को तोड़ के सर्वोच्च पद यानी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे और 57 सीट जीती उन्होंने। अपनी पार्टी को तोड़ के अजित पवार सत्ता में आए, उप मुख्यमंत्री बने, 41 सीटें जीती। जिस पार्टी को तोड़ के आए एकनाथ शिंदे, उसकी जीत हुई 20। अजीत पवार जिस पार्टी को तोड़ के आए 41 सीटें इन्होंने जीती, शरद पवार ने जीती सिर्फ 10। और कांग्रेस पार्टी का तो लुटिया ही डूब गया, 16 पे ही रुक गए। तो कामयाब एक्सपेरिमेंट था। लेकिन अब सबसे बड़ी दुविधा यह है, सबसे बड़ा संकट यह है कि 23 तारीख को रिजल्ट आ गया, प्रचंड बहुमत एनडीए को मिल गया। लेकिन अभी तक सरकार के गठन के लिए कोई कोशिश या सरकार अभी तक नहीं बनी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्री ही नहीं मिल पा रहा, या फिर मुख्यमंत्री के मुद्दे को लेकर विवाद इतना गहराता जा रहा है जिसकी वजह से वो नाम ही तय नहीं हो पा रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एकनाथ शिंदे, उनके समर्थकों का यह कहना है, यह दावा है कि एकनाथ शिंदे के नाम और चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, इसीलिए प्रचंड बहुमत महायुति को मिली है, इसीलिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो देवेंद्र फडणवीस हैं, हालांकि मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना था जब पार्टी तोड़फोड़ हुई, और वो उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता, वो सबको पता है। लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उप मुख्यमंत्री बने। इस बार पूरी ताकत झोंक दी और भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिली, यानी बहुमत से कुछ ही, अकेले दम पर बहुमत में आने से कुछ ही पीछे रह गए। 145 चाहिए तो 132 सीटें मिली। उसके बावजूद उनके नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है, वो अलग परेशान है। एकनाथ शिंदे, वो कदम तो पीछे हटा लिया उन्होंने, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए कोई पीछे नहीं हटना चाहता है, और जोड़ तोड़ से अगर वो पद मिल जाए तो उससे भी पीछे नहीं हटता। एकनाथ शिंदे खुद एग्जाम्पल हैं इसके। तो अब अंदर खाने बातचीत चल रही है, उसकी बानगी भी दिखी। क्रम से बता दूं सीक्वेंस में कि दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे गए। तकरीबन 45 मिनट तक चर्चा होती रही। बात बाहर निकल के नहीं आई कि कौन, किसका नाम या फिर कोई नया चेहरा है, ये बात बाहर नहीं आ पाई, सस्पेंस बना रहा। उसके बाद मुंबई में मीटिंग होनी थी। मीटिंग से ठीक पहले एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा के लिए निकल गए, लेकिन उसके पीछे एक और सस्पेंस
जोड़ते हुए या छोड़ते हुए चले गए। जाते जाते वो एनसीपी के जो विधायक चुने गए हैं अभी, जितेंद्र आव्हाड, उनसे मिलते हुए गए, उनसे मुलाकात की। और जितेंद्र आव्हाड काफी करीब माने जाते हैं शरद पवार के। अब लोगों ने तार जोड़ना शुरू कर दिया। वैसे डिजिटल मीडिया पर तो सरकार बना दी लोगों ने महाविकास अघाड़ी की। वो कैसे बना दी वो भी मैं बता दूं आपको। 57 सीट एकनाथ शिंदे के हैं, 41 सीट अजित पवार के हैं, 10 शरद पवार के हैं, 20 शिवसेना के हैं, उसके बाद 16 कांग्रेस के हैं, 2 समाजवादी पार्टी के हैं। इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो 146 सीट बनती है, यानी 146 का आंकड़ा है। और सरकार बनाने के लिए चाहिए 145, उससे एक ज्यादा। तो अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है और सस्पेंस बन गया है इस पे कि आम लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का। लोगों ने तो मान लिया था रिजल्ट आते ही कि देवेंद्र फडणवीस हैं। जब देर होने लगी तो कंफ्यूजन होने लगा। कंफ्यूजन के बाद फिर सस्पेंस इसलिए भी होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर बाकी दूसरे राज्यों में जैसा देखने को मिला कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा गया, प्रचंड जीत हुई, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो शिवराज सिंह चौहान किनारे कर दिए, एक नया चेहरा आ गया। ऐसे कई सारे राज्य हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको देता हूं, जहां पर चुनाव किसी और के नाम पर लड़ा गया और मुख्यमंत्री बना कोई और। तो अब सस्पेंस यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा देवेंद्र फडणवीस के नाम पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र की ओर से कोई नया नाम आ जाए। अच्छा, एक पेच और भी है यहां पे। मराठा महाराष्ट्र की राजनीति में उनका सिर्फ दखल ही नहीं बल्कि पकड़ बहुत मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त मराठा वोटर्स, मराठा की जरूरत है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, विदर्भ से, और ब्राह्मण हैं। तो ये भी आकलन किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो चर्चाएं हो रही हैं मैं उसकी बात बता रहा हूं कि ये एक निगेटिव उनके साथ हो सकता है। और आमतौर पे जैसा भारतीय जनता पार्टी करती आई है वो एक अलग है। तो इतने दिन हो गए, अभी जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा। पेच सिर्फ फंसता ही नहीं जा रहा है बल्कि उलझता जा रहा है। तो जैसे ही मुझे खबर होगी, जैसे ही पता चलेगा, मैं फौरन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि कौन हो रहा है महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। तब तक के लिए मुझे यानी अशरफ करीम को दीजिए इजाजत। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।